प्रिय छात्रों, नमस्कार। छात्रों, आप अच्छी तरह से जानते हो कि परिवर्तन संसार का नियम है और इसी परिवर्तन के तहत हम आज तक जो आपको ऑफलाइन क्लास दिया करते थे, एक एक स्टूडेंट्स का विशेष रूप से हम ध्यान रखते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि तुरंत लॉकडाउन। उस लॉकडाउन के बाद स्कूल चलना संभव हो नहीं पाया और इसलिए हम आपकी ये ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। इस ऑनलाइन क्लास का उद्देश्य आप सबको मालूम है। छात्रों, नहीं पता कि स्कूल कब खुलेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम पर डे आपके लिए जिस तरह से ऑफलाइन क्लास चलती थी उस तरह से ऑनलाइन वीडियो दे रहे हैं। इनमें अगर आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अगर आपको मैटर अच्छा लगता है तो लाइक करें। चलिए मैटर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक था आंकिक प्रश्न, यानी हमने जो पाठ वैद्युत क्षेत्र में आवेश के बारे में जो जानकारी की थी, उस आवेश के आज हम हल करेंगे आंकिक प्रश्न। तो देखिए, हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है, धातु के प्रश्न 1, धातु के एक गोले को एक कूलाम आवेश से आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। धातु के एक गोले को एक कूलाम आवेश से आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स निष्कासित करने होंगे। अब इलेक्ट्रॉन जब निष्कासन की बात आ रही है तो इसका सीधा मतलब है कि इस धातु के गोले पर यह धनावेश की बात कर रहा है। पिछले एपिसोड में अपन ने देखा कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश होता है Q बराबर Ne। अब यहां Q का जो मान दिया हुआ है अपन को, वो 1 कूलाम दिया हुआ है। यहां नोट डाउन कर लेते हैं, Q बराबर 1 कूलाम। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो n का मान हमें फाइंड आउट याद करना है और इलेक्ट्रॉन E का जो मान होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। अब ये सारी वैल्यू अगर यहां पुट की जाए तो Q की जगह 1 कूलाम, n एक अज्ञात राशि है और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम। तो यहां से जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। तो इसका गणना करके जो आंसर आता है वो आता है 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। तो इस तरह से किसी धातु के गोले को 1 कूलाम से आवेशित करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। निष्कासित किए तो इसका मतलब अगर हम चाहें तो यहां धनावेश लगा सकते हैं, क्योंकि अब ये आवेश जो उत्पन्न हुआ वो धनावेश है। इसी प्रश्न को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके बोलूं कि धातु के एक गोले को 1 कूलाम आवेश से ऋण आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स अब निष्कासित नहीं करने होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स उस पे आने चाहिए।
आंसर बिल्कुल ये का यही होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उस पर ऋणावेश आएगा, लेकिन यहां धन की जगह अपन ऋण का चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरह से छात्रों अपन छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते हैं आपको। प्रश्न 2, किसी सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित किए जाएं कि उस पर 10⁻⁷ कूलम का धन आवेश आ जाए। तो देखिए छात्रों, किसी सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित किए जाएं, तो सीधी सीधी बात है कि ये n का जो मान है वो हमें फाइंड आउट यानी ज्ञात करना है, और आवेश की जो मात्रा दे रहा है Q की वैल्यू वो 10⁻⁷ कूलम है। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो आप जानते ही हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर ये सारी वैल्यू सूत्र में पुट की जाए तो Q बराबर Ne, Q का मान 10⁻⁷ कूलम, N का जो मान है वो फाइंड आउट है, और E की जो वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो N का जो मान हुआ वो हुआ 10⁻⁷ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब छात्रों जब आप इसकी गणना करोगे तो उत्तर आएगा 6.25 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब यह है कि एक सिक्के से 6.25 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स निष्कासित किए जाएं तो इस सिक्के पर 10⁻⁷ कूलम का धनावेश आ जाएगा। लेकिन यही प्रश्न अगर उल्टा कर दिया जाए कि किसी सिक्के को कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएं कि उस पर 10⁻⁷ कूलम का फिर धनावेश नहीं होगा, ऋणावेश आ जाएगा। प्रश्न करने का, हल करने का तरीका जो रहेगा वो यही रहेगा। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इस आवेश में जहां धन होता है उसकी जगह पर ऋण का उपयोग कर सकते हैं। सामान्य सी बात है। यानी अब तक के जो 4 एपिसोड्स हैं उनका सारा का सारा निष्कर्ष इन न्यूमेरिकल्स में निकल रहा है, और निष्कर्ष यही है कि धनावेश और ऋणावेश इन दोनों के आने के लिए उत्तरदायी केवल और केवल इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें प्रोटॉन्स की, धनावेश की कोई भूमिका नहीं होती। धनावेश अगर आया तो इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, और किसी वस्तु पर ऋणावेश आया तो इसका मतलब वहां इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो मैं समझता हूं कि छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको आप सॉल्व करना सीख गए होंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है उसका नाम है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। तो देखिए यहां से प्रकरण भी चेंज कर देते हैं और अब बात करते हैं कूलाम के नियम की। कूलाम का नियम।
तो पिछले के जो टॉपिक निकल चुके हैं उनमें आपने ये देख लिया कि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं और असमान जो प्रकृति के आवेश होते हैं वो एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। लेकिन आकर्षण या प्रतिकर्षण का ये जो गुण होता है ये काय पे डिपेंड करता है। इस बारे में पूरा अध्ययन किया था जो कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने किया था। और वो नियम क्या था, तो देखो सबसे पहले उस नियम को समझ लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। वो नियम था कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है और असमान आवेशों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। और आकर्षण या प्रतिकर्षण का यह गुण दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिखते हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो कूलाम का नियम क्या है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण एवं असमान आवेशों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। अब आकर्षण का गुण पाया जाता है या आकर्षण का बल लगता है, अपन ऐसा भी कह सकते हैं, आकर्षण बल लगता है। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का यह बल दोनों आवेशों की गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस नियम को अपन थोड़ा सा गणित से समझने की कोशिश करें तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण बल लगता है या कार्य करता है। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का यह बल, यानी अगर मैं बल को F से डिनोट करूं तो माना आवेश के मान Q1 व Q2 है, इनके मध्य की दूरी R है। इनके मध्य कार्य करने वाला बल F है।
छात्रों इस लैंग्वेज के अनुसार देखें कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का यह बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, तो ये जो बल है F, ये समानुपाती काय के होगा आवेश Q1 और आवेश Q2 के गुणनफल के। दूसरी ओर देखें, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो छात्रों पर ने बीच की दूरी मान रखी है R, तो बल F जो होगा वो इनके बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर इसे मैं समीकरण नंबर 1 दूं और इसे समीकरण नंबर 2 दूं और इस व्यवस्था को एक चित्र के माध्यम से समझें, तो मान लीजिए यह आवेश Q1 है और यह आवेश Q2 है। अगर इन दोनों की प्रकृति समान है, यानी दोनों या तो धनावेशी आवेशित हैं या ऋणावेशी आवेशित हैं, तो इनके मध्य प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा। और अगर इन पर विपरीत प्रकृति का आवेश है तो इनके मध्य आकर्षण का बल कार्य करेगा। अगर इनके बीच की दूरी को मैं मान लूं d, तो जो भी बल है आकर्षण या प्रतिकर्षण का वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर समीकरण 1 और 2 को मिक्स किया जाए तो समीकरण 1 व 2 से F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समानुपाती को हटाने के लिए हमें नियतांक की आवश्यकता रहेगी, और नियतांक मान लीजिए, हम मान लो इस नियतांक को K मान लेते हैं, तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां K एक नियतांक है, यहां K एक नियतांक है, इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अथवा इसका जो आंकिक मान होता है वो 9 गुणा 10 की घात 9। अब 9 गुणा 10 की घात 9, इसकी इकाई क्या होनी चाहिए? तो इसकी इकाई रहेगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो इस तरह से आपने ये देखा कि दो आवेशों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है, वो बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे ये दोनों समीकरण बने। इन दोनों समीकरणों को मिक्स किया जाए तो निष्कर्ष निकल रहा है F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और समानुपाती को यदि हटाया जाए तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर K एक नियतांक है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अथवा इसकी न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो 9 × 10⁹ है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है ये हम इसी पाठ में और थोड़ा सा आगे चल के चर्चा करेंगे। और वैसे याद चाहो तो थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, यहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। अब ये विद्युतशीलता क्या होता है ये हम इसी पाठ में आगे पढ़ेंगे। तो छात्रों, जैसा कि आपने देखा कि कूलॉम का नियम तो अपन ने पढ़ लिया, लेकिन इससे जो निष्कर्ष निकला वो केवल कूलॉम के नियम तक सीमित नहीं है। अगर हम इस नियम को छात्रों और टीचर्स इनके बीच में समझने की कोशिश करें तो देखिए, मान लीजिए एक आवेश है छात्र और एक आवेश है अध्यापक। अब अध्यापक और छात्र इनके मध्य जो लगने वाला बल होगा, एक प्रगाढ़ बल, उसकी वैल्यू अधिक कब हो सकती है? तो सूत्र के माध्यम से आप देखिए, Q1 Q2 के यानी आवेश के गुणनफल के समानुपाती। इसका अर्थ है
अगर टीचर ऊर्जावान है, उसमें कुछ देने की क्षमता है और देने की इच्छा है, दूसरा छात्र जिसमें लेने की इच्छा है और वो ऊर्जावान है, परंतु इनके बीच की दूरी कम है। बीच की दूरी जितनी कम रहेगी, टीचर और स्टूडेंट के बीच की दूरी जितनी कम रहेगी और दोनों में लेने और देने की जितनी क्षमताएं ज्यादा होंगी, उनके मध्य लगने वाला जो बल होता है वो उतना ही सर्वाधिक होता है। तो अगर छात्रों आप ये चाहते हो कि हमारे और आपके बीच लगने वाला ये बल अधिकतम रहे, तो आप भी ऊर्जावान बने रहिए। हम भी आपको पूरी ऊर्जा के साथ पर डे एक एपिसोड दे रहे हैं, यानी एक पीरियड में जो पढ़ाया जाता था वो मैं आपको पर डे दे रहा हूं। लेकिन आपको घर पे मेहनत करनी होगी और दूसरा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा। और अगर अच्छा लगता है, अगर आपको यह लगता है कि इस गर्मी में और विशेष मेहनत के बावजूद मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो लाइक तो बनता ही है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिए, कमेंट उचित हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।